वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। 12th साइंस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हम कल फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे। पिछले टर्म में फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया उसमें हमने OH समूह की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी। अब सेकंड टाइप बेंजीन वलय की रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी? बेंजीन वलय की रासायनिक अभिक्रिया जो है वो आज हम देखेंगे। इससे पहले हम फिनॉल समूह की रासायनिक अभिक्रिया जो है वो देख चुके हैं। फिनॉल ग्रुप में OH समूह की रासायनिक अभिक्रिया हम देख चुके हैं, फिनॉल यौगिक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिनॉल और इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाई थी मैंने, आपको ध्यान नहीं हो प्रीवियस वीडियो जो है वो देखिए वीडियो। अनुनादी संरचनाओं में अनुनाद संघर्ष हमने देखा था कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जो है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है। तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज जहां पर है वहां पर आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं जो है वो आक्रमण करेगा। इसलिए फिनॉल जो है उसका ऑर्थो तथा पैरा निर्देशित प्रभाव होता है। ध्यान रखें, OH सक्रियकारी समूह है। ये जो OH है ये है सक्रियकारी समूह है, सक्रियकारी समूह है। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रतिवलय को सक्रिय कर देता है। और चूंकि अनुनाद संघर्ष से स्पष्ट है कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर कौन सा चार्ज आता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। अतः ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा। इसका ऑर्थो तथा पैरा निर्देशित प्रभाव। सक्रियकारी समूह बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय कर देते हैं और इसकी भी सक्रियकारी नेचर जो अत्यधिक होती है। सक्रियकारी जो इसकी प्रकृति है वो बहुत ज्यादा होती है। हम रासायनिक अभिक्रियाओं में भी देखेंगे कि इसकी सक्रियकारी प्रकृति जो है वो उच्च होने के कारण, सक्रियकारी प्रकृति जो है वह उच्च होने के कारण यह फास्ट रिएक्शन देता है, तीव्र अभिक्रिया देता है और प्रतिस्थापन ज्यादा से ज्यादा देता है। रासायनिक अभिक्रियाओं से भी ये बात जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। पहली रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया पहली अभिक्रिया जो है वो हम देखते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। चूंकि सक्रियकारी समूह है, अत्यधिक सक्रिय करता है बेंजीन वलय को, तो इस कारण से यदि हम फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया, यदि हम फिनॉल की क्रिया यहाँ पर ध्यान दें, यदि हम डाइल्यूट HNO3 से भी करवा दें, इससे डाइल्यूट HNO3 से, जबकि नाइट्रीकरण अभिक्रियाओं के लिए हम कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं। ये बात आप ध्यान दें। मैं पिछले हेलो एलिन में भी बता चुका हूँ, ये मतलब हेलो बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में भी बता चुका हूँ आपको। बेंजीन जो आपने रिजल्ट में पढ़ी थी उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में भी बता चुका हूँ कि नाइट्रीकरण अभिक्रिया के लिए नाइट्रिक कारक जो है वो HNO3 प्लस H2SO4 लेते हैं और ये दोनों ही कैसे होते हैं? कंसंट्रेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर नाइट्रीकरण अभिक्रिया यदि हम डाइल्यूट HNO3 से भी करवाते हैं तो ये समूह है जो हाइड्रोक्सी समूह उसका इतना सक्रियकारी प्रभाव होता है कि यदि हम डाइल्यूट से भी करवाएं और रूम टेम्परेचर पर ही करवा दें 298 केल्विन पर ही, तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है और ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। ये लीजिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल, इनके नेम वगैरह जो वो भी आप लिखेंगे। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल
और ये है पैरा नाइट्रोफिनोल। ये बन जाते हैं। मतलब रूम टेम्परेचर पर भी यदि हम डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उस स्थिति में नाइट्रीकरण अभिक्रिया के द्वारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। नाइट्रीकरण अभिक्रिया ये है। इसका कारण ये है कि OH समूह जो है वो अत्यधिक सक्रियकारी समूह है, जो बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन के लिए अत्यधिक सक्रिय कर देता है, जिसके कारण नाइट्रीकरण जो है वो आसानी से होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, इसमें आप देखोगे इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण जो है वो है HNO3 और HNO3 ही ले रहे हैं हम दूसरा भी। तो यहाँ पर एक अम्ल की बात व्यवहार करेगा और दूसरा क्षारक की बात। इस HNO3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ OH and O या NO2 लिख सकते हैं। तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा। उस कंडीशन में हमारे पास बन जाएगा NO3 माइनस नाइट्रेटाइन प्लस NO2 प्लस H2। ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण कैसे हुआ वो ध्यान दीजिए। एक यहाँ पर एसिड की तरह रोल प्ले करेगा और दूसरा बेस की तरह, मतलब क्षारक की तरह। एक अम्ल की तरह, एक क्षारक की तरह। अम्ल H+ दे करके नाइट्रेटाइन बनाता है, अम्लीय मूलक बना लेगा। क्षार OH- देकर के क्षार की मूलक बना लेगा, जो धनावेशित होते हैं। अदर हैंड हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही बना लेगा, जो कि धनावेशित है NO2+। यह NO2+ जो है यह यहाँ पर आक्रमण करेगा, मतलब डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो ये क्या देगा हमें NO2+ देगा। और ये NO2+ जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है उन पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ तक आप अच्छे से इसे समझ लें। यदि समझ में नहीं आया हो या कहीं पर भी 1% भी आपको डिफिकल्टीज लग रही है तो वीडियो को रिवर्स कर ले, मैंने सारी बात बताई है। यदि बाई चांस आपको लग रहा होगा सर, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रोजन जो है वो पैरानाइट्रोफिनॉल। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हो, साथ के साथ उतारते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही इस प्रकार से। अब क्लियर है कि ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। ये पहले अभिक्रिया थी, नाइट्रीकरण अभिक्रिया 298 पर डाइल्यूट HNO3 से कराते तो भी ऑर्थो और पैरा उत्पाद जो है वो बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे बनता आपको बता दिया। अब मैं आगे दूसरा नाइट्रीकरण यदि हम इससे करवाएं तो क्या होगा, क्या बनेगा, या जो नाइट्रीकरण लेते थे हम वो लेने पर हमारे पास क्या उत्पाद बनेगा, कितना नाइट्रीकरण होगा, उसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। चलिए, यदि हम नाइट्रिक कारक HNO3 और H2SO4 लेते हैं, इथेनॉल प्लस NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही किससे लिए, ये यदि हम कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3 इससे ले तो ऑर्थो और पैरा सभी पोजीशंस पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। ऑर्थो और पैरा सभी पोजीशन पर NO2 समूह की उपस्थिति जो है वह आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, 2 4 6 ट्राइनाइट्रो 1 2 3 4 5 6 हो गया। 2 4 6 ट्राइनाइट्रो 2 4 6 ट्राइनाइट्रो फिनोल, ये कह दीजिए, या इसका एक जगह नेम जो है वो लिख दीजिए आप, सामान्य नाम
पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल या पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल या पिक्रिक एसिड, इसमें ये बन जाता है। अब देखिए कैसे क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रीकरण करवाते हैं तो कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 लिया हमने। नाइट्रीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं लोग कैसे बनता है इसे देखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, H2SO4 ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में वीक एसिड जो है वह बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, बेस की तरह। तो उस कंडीशन में ये H2O जो है वो रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, HSO4 माइनस प्लस NO2 प्लस NO2 प्लस H2 इस तरीके से बनेगा। और ये 3 नाइट्रोनियम आयन जुड़ेंगे तो उस कंडीशन में 3 H प्लस जो है वो रिमूव हो जाएंगे। इस तरीके से आप देखोगे कि फिनोल का नाइट्रीकरण करते हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में यदि करवाते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है आपको बताया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं का फॉर्मेशन जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन से। ये थी नाइट्रीकरण अभिक्रिया, और कंडीशन अप्लाई करोगे उस अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रीकरण के बाद सेकंड रिएक्शन देखते हैं, सल्फोनीकरण। 2 नंबर लेते हैं, सल्फोनीकरण। ये हम जानते हैं कि सल्फोनीकरण हम कंसंट्रेट H2SO4 से करवाते हैं या फिर ओलियम से करवाते हैं। तो ओलियम की जरूरत तो हमें पड़ती नहीं, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 ले लेते हैं तो ही हो जाता है, क्योंकि सक्रियणकारी समूह। इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैसे बनेगा, तो आप देखें H2SO4 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ और इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये निकल जाएगा HSO4 माइनस प्लस SO3H प्लस, इस H को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। SO3H प्लस H2, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स में शॉर्ट में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल E प्लस, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इलेक्ट्रोफाइल E प्लस। इस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब हम फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं, तो उस कंडीशन में SO3H ऑर्थो पर जुड़ जाएगा और SO3H पैरा पर जुड़ जाएगा। ध्यान दें, अब माइन कंपाउंड जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, प्रतिस्थापी हो जाएगा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड
ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, पहला हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी और दूसरा हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस प्रकार से ऑर्थो और पैरा उत्पाद जो हैं वो बन जाते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट। ये थी सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सेकंड टाइप रिएक्शन। कैसे इलेक्ट्रॉन से नहीं बना, इलेक्ट्रोफाइल जो उसका फॉर्मेशन होगा कंसंट्रेट H2SO4 से करवाते हैं, तो ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन गए। कैसे क्या कुछ हुआ अच्छे से समझ लें, कॉपी में साथ के साथ उतारते रहे, कॉपी में साथ के साथ इसे उतारते रहे। सल्फोनीकरण के बाद थर्ड देखते हैं। सल्फोनीकरण अपना हो गया है, उसके बाद थर्ड देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसे हम शॉर्ट में एच से अभिक्रिया से लिखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या एच से अभिक्रिया सभी से लिख सकते हैं। ये क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप। फर्स्ट टाइप तो जो है वो आपका होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और सेकंड टाइप एसिडीकरण। तो मैं पहला जो है वो लिखता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एल्किलेशन, इंग्लिश में एल्किलेशन, हिंदी में एल्किलीकरण। एल्किलीकरण एल्किलीकरण अभिक्रिया क्या है देखिए। फिनोल की रिएक्शन जब हम, फिनोल सक्रियकारी समूह है, इसकी रिएक्शन जब हम एल्किल हैलाइड के साथ RX के साथ या CH3Cl RX ले लीजिए कोई सा भी, उसके साथ शुष्क या ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं, शुष्क AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट है वह बन जाएगा आपका ऑर्थो प्रोडक्ट। मतलब ऑर्थो कंडीशन पर, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ जाएगा एल्किल समूह, एल्किलेशन हो जाएगा और पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन, ठीक है। क्रिसोल है ऑर्थो क्रिसोल, पैरा क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल, पैरा क्रिसोल, ऑर्थोमेथिल फिनोल और पैरामेथिल फिनोल बन जाएंगे, क्रिसोल नाम से इसका जनन है। अब इसमें किस प्रकार से, अब इसमें आप देखिए ध्यान दीजिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है, तो वो मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रॉन स्नेही का फॉर्मेशन जो हुआ ऐसे होगा प्लस AlCl3 CH3 प्लस AlCl4 माइनस। यहाँ पर AlCl3 जो है वो लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल है, और लुईस अम्ल है तो Cl माइनस को क्षार को लेकर के AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास कार्बोनियम आयन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ करके इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो देता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किलीकरण हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं एसिडीकरण। एल्किलीकरण के बाद हम देखते हैं एसिडीकरण। एसिडीकरण
सेकेंड टाइप जो है वो लेते हैं एसिडीकरण। एसिडीकरण या एसिलेशन। यहां पर देखिए एसिडीकरण कराने के लिए हम एसिड समूह का एग्जांपल एसिटिल समूह है। एसिल हैलाइड मतलब ये है एसिटिल क्लोराइड एग्जांपल लेते हैं और ये भी शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में एसिल कार्बोनियम आयन एसिल कार्बोनियम आयन जो है वो देगा, एसिल कार्बोनियम आयन देगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे रिएक्शन करवाते हैं। आगे रिएक्शन करवाते हैं इसकी। अकेला इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख सकते हैं और तो और पैरा पर जुड़ सकता है। और तो और पैरा के ऊपर प्रोडक्ट जो हो जुड़ सकता है। प्रोडक्ट में ऑर्थो पर जुड़ेगा तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोक्विनोन और पैरा पर जुड़ेगा तो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोक्विनोन। ऑर्थो ये हाइड्रोक्सी समूह बाकी एसीटोक्विनोन हाइड्रोक्सी एसीटोक्विनोन और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोक्विनोन। इस प्रकार से एसिडीकरण होता है। ये अभिक्रिया पहले भी आ चुकी है इसलिए आसान थोड़ी आराम से आप समझ सकते हो। क्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया ऑफलाइन क्लास जिसमें मेरी गई है उसके आराम से समझ में आने वाली अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि इसके बाद इस प्रकार से हमारे पास हमारे सामने आ रही है लगभग सिमिलर रिएक्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं चौथे प्रकार के अभिक्रिया ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण में ब्रोमीनीकरण जो है वो हटने से ब्रोमीनीकरण कौन सी अभिक्रिया? ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया ब्रोमीनीकरण जो वो ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं, Br वाटर से। तो देखिए फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे, Br वाटर। फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे तो ये इतना सक्रियकारी है कि यदि हम इसमें डाइल्यूट नहीं करते इसे ब्रोमीन वाटर जो रूम टेम्परेचर पर लेते हैं तो उस कंडीशन में ये सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर 298 केल्विन पर लेते हैं ब्रोमीन वाटर फिनोल के साथ। तो ये सभी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ब्रोमीनीकरण कर देता है इसका। Br 246 ट्राइब्रोमो फिनोल 246 ट्राइब्रोमोफिनोल ब्रोमीन वाटर से 298 केल्विन पर रिएक्शन करवाते ही 246 ट्राइब्रोमोफिनोल जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्रोमीन वाटर रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया रहता है तो सभी पोजीशन पर आ जाता है। अब इसे नियंत्रित कैसे किया जाए, इसे नियंत्रित कैसे किया जाए उस चीज पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। इसे नियंत्रित करने के लिए हम एक्टिव विलायक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, इसे नियंत्रित करने के लिए हम एक्टिव विलायक ब्रोमीन वाटर जो उसका एक्वाटिक सॉल्यूशन ले लेंगे, ब्रोमीन जो है उसे तनु कर देंगे और फिर एक्टिव विलायक
जैसे CH2 अथवा CCl4 अद्वितीय विभव में 273 केल्विन टेम्परेचर पर 273 केल्विन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो उस कंडीशन में ब्रोमीनीकरण पर केवल मोनो प्रतिस्थापित प्राप्त होता है। ब्रोमीनीकरण पर केवल मोनो प्रतिस्थापित मतलब या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लघु आता है। ऑर्थो पोजीशन पर आता है तो इसे ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा पर आता है तो इसे पैरा ब्रोमोफिनोल। ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल जो हैं वो बन जाते हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाता है यदि हम अक्रिय माध्यम में अक्रिय विलायक जैसे कार्बन डाइसल्फाइड CCl4 में 273 लोअर टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर Br2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लघु बनते हैं, मोनो प्रतिस्थापी बनते हैं। यह हमने करवा दिया। यह था ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर? दो प्रकार से बताई मैंने, एक तो ब्रोमीन वाटर से रूम टेम्परेचर पर करवाते तो ऑर्थो पैरा पर सभी पर हो जाता है प्रतिस्थापन, मतलब त्रिप्रतिस्थापी बनते हैं। और यदि हम यहाँ पर अक्रिय जो विलायक है या जो अद्वितीय विलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उस कंडीशन में कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 माध्यम में करवाते हैं तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद जो है वो बनते हैं। ये ब्रोमीनीकरण, ठीक है। दोनों कंडीशन जो है वो आप देखते हैं। अब रिएक्शन नंबर 5, फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। फ्रीज पुनर्विन्यास फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया नेक्स्ट यदि हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेन रिएक्शन है, इसलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोल की रिएक्शन ये है। इसकी रिएक्शन यदि हम एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं, इससे करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं, कोई प्रेजेंस नहीं लेते हैं, आप सीधे रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में इसकी अम्लीय प्रकृति होती है। फिनोल की कैसी नेचर होती है? एसिडिक, एसिडिक नेचर होती है। तो ये एसिड जो है वो Cl के साथ होती है, HCl रिमूव कर देगा और यहाँ पर एसिडीकरण हो जाएगा। किस कौन सी पोजीशन पर? ऑक्सीजन पर। और ऑक्सीजन पर होता है तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम एसिडिफिकेशन रिएक्शन भी कहा था हमने पीछे। तो हम यदि फिनोल की अभिक्रिया जो वो इसके साथ करवाते हैं, पहले ये रिएक्शन आ चुकी है कहाँ पर? ये रिएक्शन जो है वो आती है OH समूह की रासायनिक अभिक्रियाओं में। OH समूह की रासायनिक अभिक्रियाओं में यदि हम CH3CO Cl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास एसिडीकरण हो जाता है और COCH3 ग्रुप जो है वो है ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है। फ्रीज पुनर्विन्यास क्या है? फ्रीज पुनर्विन्यास ये है, अब हम इसे ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसे ड्राई AlCl3 में गर्म करेंगे, ड्राई AlCl3 में गर्म करेंगे तो उस कंडीशन में ऑर्थो और पैरा पर ये पुनर्विन्यासित हो जाएगा। ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, किसी एक पोजीशन पर ये पुनर्विन्यासित हो जाएगा। एच होते ही हैं, न लिखे तो भी होते हैं, हम इन्हें जनरली व्यक्त नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो ऑर्थो और पैरा पर यदि यह पुनर्विन्यासित होगा तो H यहाँ पर आ जाएगा और ये COCH3 ग्रुप जो है एसिटिल ग्रुप जो है
वह ऑर्थ और पैरा पोजीशन पर जो पुनर्विन्यासित हो जाएगा, रीअरेंजमेंट इसका होगा। ठीक है, अब इसमें एक प्रोडक्ट देख लीजिए पुनर्विन्यास वाला, और उसके बाद बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। OHCOCH3 प्लस ऑर्थो पोजीशन पर पुनर्विन्यासित हो गए, और दूसरा जो हम पैरा पोजीशन पर पुनर्विन्यास वाला प्रोडक्ट जो है वो भी हम बना देंगे। COCH3 नेम पहले बता चुका हूँ आपको, इसके ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हम पहले देख चुके, थोड़ी देर पहले ही वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं और नोट लेकर के अच्छे से उसे इन्हीं रिएक्शंस को उतारते हुए पढ़ लें ताकि माइंड में फिट हो जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।